सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान भूगोल के बारे में। तो भूगोल में अपन का जो नया टॉपिक आया है आज जिलों के बाद में, वो आती है मिट्टी। क्या आती है? राजस्थान की मिट्टी के दो या भारत की मिट्टी के दो, सभी को 8 प्रकारों में 8 भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर देखा जाए तो। अपन सबसे पहले राजस्थान की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट हो गया मिट्टी। मिट्टी की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है मिट्टी को लेकर। मिट्टी यदि अधीनस्थ बोर्ड पूछते हैं ना मिट्टी से लेकर क्वेश्चन, तो जो नया वर्गीकरण आया, नवीन वर्गीकरण आया मिट्टी का, उससे अधिक क्वेश्चन पुटअप होते हैं और सामान्य में तो वैसे पूछा जाता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे आता है कि इस मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला पॉइंट आ गया कि मिट्टी के अध्ययन, यानी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। कौन सी लॉजी कहते हैं? पेडोलॉजी। ये हो गया मिट्टी का अध्ययन। यदि मिट्टी पढ़ रहे हैं तो मिट्टी में सबसे पहले, मिट्टी पढ़ने से पहले आती है कि मिट्टी की समस्याएं क्या क्या है। तो समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो एक हमारे जो पॉइंट आता है उसका नाम है अपर्दन। पहली हेडिंग क्या है? अपर्दन। अपर्दन की मीन क्या होता है भाई? अपर्दन होता है तो अपर्दन का अर्थ क्या होता है? अपर्दन का अर्थ सीधा सीधे शब्दों में समझो कि अपर्दन का मतलब हो रहा है कि मृदा जो मिट्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाना है, उसे अपर्दन कहता है। जैसे आपकी घरवाली आपको छोड़कर किसी और के ओर चली जाए पास के साथ, वो भी क्या होता है? वो एक अपर्दन होता है। अब अपर्दन हो रहा है यानी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यानी लिखते हैं कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना। कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। लेकिन मिट्टी जाने के लिए कोई ना कोई तो बहाना तो चाहिए। तो बहाना क्या है? तो बहाने की बात करें भाई, मिट्टी का जो अपर्दन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, लेकिन लेके कौन जा रहा है? तो लेके जा रहा है, तो पहला पॉइंट लिखो, लेके जा रहा। पहले होता है जल द्वारा। पहला अपर्दन किसके द्वारा? जल द्वारा कह दो या अवनलिका द्वारा कह दो, अवनलिका कह दो या लंबवत कह दो, लंबवत कह दो। तीनों एक ही बात है। जल द्वारा कह दो अपर्दन, अवनलिका द्वारा कह दो या लंबवत कह दो। ये हो गया। दूसरा याद रखना वायु द्वारा, वायु द्वारा कह दो या क्षैतिज कह दो, एक ही बात है। तीसरा देखो चादरी अपर्दन। और चौथी एक समस्या आती है सेम की समस्या, सेम की समस्या। ये देखो, सबसे पहले मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। और अपर्दन फैलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। तो पहला बहाना आ गया जल द्वारा। भाई जल द्वारा कैसे अपर्दन होता है मिट्टी का? आपको पूछा जाए भाई ये 3 अपर्दन ऊपर वाले हैं, ये एक समस्या है। तो तीनों में से सबसे खतरनाक वाला अपर्दन कौन सा है? तो आपके कि गुरुजी सबसे खतरनाक तो वायु द्वारा होती है। तेज आंधी चली आती है तो रेत ही रेत उड़कर चली जाती है, तो वो होता, वो नहीं होता सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक वाला जल द्वारा होता है। यदि भयंकर रात को बारिश आए, सुबह जाके आप खेत को देखें तो खेत में मिट्टी में गड्ढा बन जाता है, मिट्टी रहती नहीं है वहाँ, तो सबसे जो खतरनाक अपर्दन माना जाता है वो अपने जल का माना जाता है। अब जल का अपर्दन सर्व, यानी आपको याद क्या रखना है? पहला याद रखना अपर्दन किसे कहते हैं। कोई परीक्षा में नहीं पूछेगा कि अपर्दन कहते हैं किसे, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट याद रखना है कि जो जल द्वारा अपर्दन होता है, अवनलिका अपर्दन होता है, वो राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है, कौन से जिलों में होता है, तो वो याद रखना। तो यदि क्षेत्र की बात करें तो ये होता है चंबल क्षेत्र में। अब जब नदी गुजर रही है
तो वही होगा। अब आपको कह दे कि जल द्वारा जो अपर्दन होता है वो हमारे जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? और जैसलमेर में है ही नहीं पानी पीने के लिए, तो अपर्दन कहाँ से होगा? जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है वहाँ अपर्दन होता है, जैसलमेर में नहीं होता। तो हो गया पहला प्रश्न। भाई जल द्वारा, आप दिमाग थोड़ा बहुत यदि दिमाग लगाओगे तो आपको पता है जल द्वारा, जल है कहाँ? राजस्थान में। भाई चंबल वाले क्षेत्र है, पूरी राजस्थान के है ना जो साइड वाला क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा जल की मात्रा है। तो जहाँ जल है वहीं तो अपर्दन होगा। तो जल कहाँ? चंबल क्षेत्र में। तो पूरा चंबल नदी का क्षेत्र आ गया, पहला अपर्दन क्लियर। आगे चलो, आगे आता है वायु द्वारा। अब वायु का मतलब हो गया भाई रेत ही रेत उड़ रही, रेत उड़ रही है ज़्यादा, रेत ज़्यादा जैसलमेर के अंदर है, रेत अधिक जैसलमेर में है, तो अपर्दन भी जैसलमेर में होगा वायु। यानी वायु द्वारा जो अपर्दन होता है वो कहाँ होता है? वो जैसलमेर में होता है। रटना है ही नहीं, समझना है बेस, जैसलमेर में होता है। ये हो गया जैसलमेर में। आगे चले, आगे आता है चादरी। चादरी अपर्दन वे सीधा याद रखो, चादरी अपर्दन के लिए आप बनाओ एक पहाड़। ये कोई पहाड़ है? पर्वत है। अब पर्वत है, पर्वतों पर भी तो मृदा है, रेत है, मिट्टी है। तो पर्वतों पर क्या होता है? मिट्टी रहती है। अब जैसे ही बारिश आएगी, ऊपर से बारिश आएगी तो ये मिट्टी रहती है, बह कर नीचे आ जाती है, बहकर। यानी पर्वतों के ऊपर से मिट्टी का बह जाना ही कौन सा अपर्दन होता है? चादरी अपर्दन होता है। यानी परिभाषा क्या होती है भाई? पर्वतों से मिट्टी का वर्षा के माध्यम से बह आना, यानी पर्वतों के ऊपर से मिट्टी यदि बह कर आ रही है तो वो कौन सा अपर्दन हो गया? वो चादरी अपर्दन हो गया। अब पर्वत राजस्थान में है कहाँ सबसे ज्यादा? आपको पता है सर्वाधिक राजस्थान में यदि पर्वतों की बात की जाए तो हमारी सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, वहाँ हो गया पर्वत। तो इसका हो गया राजसमंद और सिरोही, राजसमंद और सिरोही। तो हो गया राजसमंद और सिरोही, ये हो गया तीसरा कंप्लीट। चौथा की बात करें, चौथी आती है सेम की समस्या, बहुत ही खतरनाक समस्या। एक इसका दूसरा जो नाम है, इसे कहा जाता है जलाधिकता। जलाधिकता यानी जल की अधिकता। जैसे आप हनुमानगढ़ और गंगानगर के जाएंगे क्षेत्र में कभी, तो वहाँ 2-3 खेतों के बीच में एक खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि पानी इकट्ठा रहता है। क्योंकि अपन का जो राजस्थान है, राजस्थान में मिट्टी के नीचे वैसे भी चूने की परत है, यानी चूने की परत है मिट्टी के नीचे। जैसे बारिश का जल आएगा, बरसात होगी आएगी मिट्टी में, चूने के ऊपर तो पानी तैरता रहता है, और अधिक पानी होगा तो मिट्टी को ऊपर ही रहेगा तैरते। यानी पानी की कमी से भी नुकसान है, अधिकता भी से नुकसान। अब अपन के क्या, चूने की परत तो पानी तो रहेगा, नीचे जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा तो यही तैरेगा, यही तैरने से जमा हो जाता, पानी भर जाता है, जिससे अनेक बीमारियां भी हो जाती है, यानी फसल भी नहीं हो पाती है। तो इस कारण ये सेम की समस्या कहाँ है? तो हमारे एक तो गंगानगर हो गया, फिर एक हो गया हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक समस्या सेम की समस्या से ग्रसित है। ये हो गई अपर्दन। भाई अपर्दन देखो नाम क्या आ रहा है? जल अपर्दन, वायु अपर्दन। जल का मतलब, अपर्दन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में मिट्टी को ले जाना। तो इसमें क्या जल, यानी जल के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जल अपर्दन। परिभाषा लिखनी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, पर बस स्थान पूछेगा आपको, स्थान कौन सा? जल अपर्दन चंबल क्षेत्र में, सीधा याद करो, आगे कुछ नहीं करना। अब आता है वायु अपर्दन, यानी वायु के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना वायु अपर्दन कहलाता है। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, देखो क्या पूछेगा जो वायु अपर्दन कहाँ होता है? शुरुआती राजस्थान में, जैसलमेर में होता है। चादरी अपर्दन क्या होता है? पर्वतों से मिट्टी का नीचे बह आना। चादरी अपर्दन कोई नहीं पूछेगा, स्थान याद रखना। चादरी अपर्दन होता कहाँ है? राजसमंद और सिरोही में होता है। सेम की समस्या, वह जल की अधिक इकट्ठा हो जाता जल, तो उसे सेम की समस्या कहते हैं। पानी इकट्ठा रहता है और खेतों के बीच में क्या छोड़ा जाता है? खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि जल एक जगह इकट्ठा ना हो, यानी वो एक जगह रहता है। और खेतों में सेम की समस्या से ग्रसित कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ है। अब आता है सेम की समस्या, आंका इसका जो है जल द्वारा हो गया, वायु द्वारा हो गया, चादरी अपर्दन हो गया, इनका कोई उपचार है नहीं ज़्यादा। अपन की सेम की समस्या का ये खतरनाक समस्या, इसका अपन उपचार कर सकते हैं। यानी अब ज़्यादा है भाई, पानी ज़्यादा है, पानी सोखने के लिए ज़्यादा सूखने वाले पेड़ लगाओ जिसकी हाइट लंबी हो। अपन ये मरुस्थल में यदि पौधों की बात करें तो मरुस्थल में वही पौधे होंगे जिनके जो कांटे हो और पत्ते कैसे हो, छोटे छोटे पत्ते हो, कि मरुस्थल में वही चलेंगे। उसी प्रकार यदि अधिक पानी है, पानी को सोखना है, तो इसके लिए बड़े पत्ते वाले पौधे लगाने पड़ेंगे, बड़ी हाइट वाले लगानी होगी। स से सेम, स से सफेदा, स से सेम, स से सफेदा। सफेदा का पौधा लगाना होगा जी, यह कह दो यूकोलिप्टस, 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 ठीक है। ये हो गया यूकोलिप्टस।
लिप्टस। ये हो गई मिट्टी। मिट्टी का ये होगा सामान्य भाई अपरदन क्या होता है, एक बार वापस पंक्तिबद्ध करते हैं। तो अपरदन क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, मिट्टी का बह जाना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। जल के द्वारा होता है तो जल अपरदन, वायु के द्वारा हवा के माध्यम से होता है, आंधी के माध्यम से होता है तो वायु अपरदन। चादरी पर्वतों से मिट्टी नीचे आ जाती है बेग के, उसे चादरी अपरदन कहते हैं। सेम की समस्या या जलाधिकता यानी जल की अधिकता, जल का अधिक जमाव हो जाता है तो उसको निकाले कैसे, इस कारण खेतों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि साइड का पानी एक जगह रहे, आराम से खेती कर सके। वो हो गया सीएम की समस्या। सीएम की समस्या से ग्रसित जिले कौन से राजस्थान के, गंगानगर और हनुमान। गंगानगर हनुमानगढ़ कैसे, क्योंकि यहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर निकलती, इंदिरा गांधी नहर जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पूरे में सीएम की समस्या निश्चित है। तो ये हो गया अपरदन। आगे चले तो अब आगे एक और पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है कि पीएच स्केल आती है। पीएच स्केल आती है भाई, अम्लीय मृदा कौन सी होती है, क्षारीय कौन सी होती है, उदासीन कौन सी होती है। अब जैसे अपन बनाते हैं पीएच स्केल, ये हो गई पीएच स्केल, ये है 7, इसका मान 7 है, 0 से 7, 7 से 14, ठीक है। यानी जिस मृदा का पीएच मान 7 है उसे कहते हैं अपन उपजाऊ मृदा या उदासीन। यानी जो अब आपको पूछ ले कि भाई पीएच मान यानी उपजाऊ जो मृदा है उसका पीएच मान कितना है, तो 7 होगा, जिसके आप क्या भर सकते हो, बटका भर सकते हो, बटका जानो, बटका भर सकते हो। यानी उदासीन पर जो उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदु का पीएच मृदा का जो पीएच मान है वो 7 होता है। यानी 7 से ऊपर है, यानी 7 से कम है, जैसे 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। यदि यह है तो इसे कहते हैं अपन अम्लीय मृदा, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय हो गई। यदि 7 से नीचे है, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी भी है तो उसे कहते हैं क्षारीय मृदा। इस पीएच से जो लेकर प्रश्न आया है आज तक वो किससे आया है, इस क्षारीय मृदा से। इस कारण ये क्षारीय मृदा वाला इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा है, यहाँ से मात्र एक बार प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ से आने की संभावना है। तो बात करें क्षारीय मृदा। अब कोई भी मृदा, क्षारीय मृदा, सार का मतलब होता है भाई सार है, देखो नाम निकालो, सार है तो सार न निकालो। सार का अर्थ ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है खार। खार का मतलब होता है खारी मिट्टी, लवणीय मृदा है, खारी मिट्टी है। तो खारी भी कोई भी चीज़ है, यदि उसको बराबर लेवल में लाने के लिए उसमें फीकी चीज़ डालनी पड़ती है। आप कहेंगे पानी डालो, पानी नहीं, फीकी चीज़ डालनी पड़ती है। तो फीका क्या होता है, फीका तो हमारे जिप्सम होता है, जिप्सम फीका होता है। तो क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम के द्वारा किया जाता है। यानी यदि उपचार की बात करें, इसका उपचार, तो इसका उपचार हो गया जिप्सम के द्वारा। अगली आती है अम्लीय मृदा। आज तक पूछा नहीं है लेकिन लिख दो कभी, यानी दिन माड़े हो तो पूछ भी लेते हैं। तो यदि अम्लीय मृदा की बात करें, इसके उपचार के लिए लिया जाता है चूना और फास्फोरस, चूना और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यह हो गया चूना और फास्फोरस। अम्लीय मृदा हो गई, क्षारीय हो गई, उपजाऊ यानी उदासीन मृदा भी अपन की हो गई। ये हो गई सामान्य पीएच मान को लेकर। यदि अब आगे बात करें अपन, तो आगे आती है राजस्थान की मृदा। भाई कौन कौन सी मृदा है राजस्थान में, राजस्थान की मिट्टी की बात करें तो नक्शे से करेंगे पूरी कंप्लीट, एक ही नक्शे में हो जाए कंप्लीट। अब देखो ये हो गया हमारा राजस्थान का नक्शा, पतंगाकार है, किसने बताया, टी.एच. हेंडले ने बताया। तो यदि इसके नक्शे से देखे यदि मृदा को, तो ये कौन सा क्षेत्र है, रेत ही रेत है, रेत पर नाम लिखने का क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तूने हमको पत्थर दिल तो कह दिया, पत्थरों पे लिखेंगे तो मिटेगा नहीं। इस कारण ये क्या है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत तो लिख दे, रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। बालुई तो लिख सको भाई, बालुई भी तो है तो बलुई मृदा भी लियो, आगे मरुस्थली भी लियो, ठीक, 3 नाम हो गया, रेतीली के दो, बलुई के दो या मरुस्थली मृदा के दो, एक ही बात है, ठीक है। अब जो रेत ही रेत, अभी जो रेत है इसमें सिंचाई होने लगी, बांगड़ जो क्षेत्र है वो सिंचाई होने लगी, सिंचाई होने के कारण इस मिट्टी का रंग चेंज हो गया और ये किस रंग में आ गई, भूरी रंग में आ गई। यह जो मिट्टी है रंग चेंज होने के कारण ब्राउन हो गई, भूरी हो गई। अब चलो भूरी मिट्टी तो है लेकिन कौन से क्षेत्र में आती, रेतीली मिट्टी में आती है, तो ये हो गई रेतीली भूरी मिट्टी, ये हो गई रेतीली भूरी मिट्टी। यदि केवल भूरी पूछा जाए तो अलग है, ये रेतीली भूरी है, केवल भूरी नहीं है,
रेतीली भूरी नाम देखना, रेतीली भूरी या भूरी रेतीली मृदा। तो ये कहाँ है, ये हमारे पाई जाती है बांगड़ क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, रेतीली ठाई है, रेतीली का तो अपन को मालूम है ये भाई रेतीली कहाँ है। तो हमारी जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली तो अपन के पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, दोनों हो गया। आगे देखिए इसी रेतीली मृदा में, इसी रेतीली मृदा में यहाँ जो क्षेत्र आता है बाड़मेर जालोर का क्षेत्र, कौन सा, बाड़मेर जालोर का क्षेत्र, यहाँ पर लवणता ज्यादा है तो मिट्टी हो गई लवणीय मिट्टी। तो ये हो गई लवणीय मिट्टी, कहाँ हो गई, बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर प्लस जालोर। साथ साथ लिखेंगे पूरे एक नक्शे से कंप्लीट हो जाएगी मिट्टी अपन की। ठीक है, बाड़मेर जालोर हो गई। आगे चले तो यहाँ पर्वत ही पर्वत है भाई, पर्वत अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणी भाग आता है, दक्षिणी भाग में जो यानी पर्वतमाला है, पर्वत से हो गई पर्वतीय मृदा, तो ये हो गई पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। यानी यदि आपने पीछे की जो क्लास नहीं ली है, पर की जो भौतिक प्रदेश आती है वो पहले लेना बहुत जरूरी है, यानी समझ में नहीं आएगी। अब मैंने भौतिक प्रदेश में पढ़ा रखा है कि भाई कौन सा मरुस्थल आता है, क्या आता है, अरावली आगे, अरावली का कौन सा, उसके अनुसार पूरा क्लियर होता है। नक्शा राजस्थान का पूरा खोपड़ी में सेट होना चाहिए एक ही बार में। तो ये पर्वत आ गए, तो पर्वतों पर बढ़ गई पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में जितने भी जिले आते हैं उनमें कौन सी पाई जाती है, अपन के पर्वतीय मिट्टी। आगे चले तो ये आ गया कोटा, कैसे कोटा, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे काली, यानी काली मिट्टी के दो, काली के दो या रेगूर के दो, एक ही बात है। कैसे काली, कैसे कोटा। कोटा का मतलब हो गया हाड़ौती क्षेत्र पूरे में ही है और कपास के लिए उपयोगी है, कपास के लिए क्या है, कपास के। कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे कपास, कपास के लिए उपयोगी है। और जो काली मिट्टी की जो खासियत, इसमें प्रश्न भी आया था पिछली बार कि इसमें आया कि जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, स्वतः जुताई यानी अपने आप जुताई हो जाती है मिट्टी, क्योंकि जो काली मिट्टी रहती है पानी की अधिकता रहती है, इसमें अधिकता रहने का दरारें पड़ जाती है जमीन में, इस कारण से कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ जो अरावली के पास के क्षेत्र में, यहाँ पर लाल मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है। लाल लोमी, लाल क्या होता है, मक्के को सेकने के बाद लाल हो जाता है तो मक्का पाया जाता है, इसमें मक्के के लिए उपयोगी, यानी मक्का के लिए उपयोगी, मक्का, मक्का के लिए उपयोगी, यानी मक्के के लिए जो उपयोगी मिट्टी है वो कौन सी है, वो लाल लोमी मिट्टी है। यहाँ पर कौन सी काली मिट्टी, यहाँ पर लाल मिट्टी, काली और लाल, और इन दोनों का जो मिश्रित मिट्टी आती है, दोनों थोड़ी बहुत काली है, थोड़ी बहुत क्या है, लाल है। यानी अब आपको पूछ रहे भाई लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अब सीधे से दिखाई दे रही, जो ये क्षेत्र आता है दक्षिणी राजस्थान का, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और काली से हो गया कोटा हाड़ौती क्षेत्र। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है, यानी हाड़ौती के भी आगे थोड़ा बहुत एक दो जिले या दो तीन जिले अपन के इधर के भी आगे, यानी लाल मिट्टी के भी, जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी होगी तो यहाँ कौन सी फसल होती है, यहाँ पर मिश्रित लाल, लाल के लिए तो आ गया मक्का और काली के लिए आ गया कपास। मक्का तथा कपास के लिए क्या है, उपयोगी है। ये हो गई। अब आगे चले तो पूर्व में हमारा जो राजस्थान है, पूरी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आता है कि जो पूर्वी जो हमारा राजस्थान है उसमें जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन जिले कौन से आते हैं, तो जिले आ गए अपन के पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान में जितने भी जिले आते हैं, दो तीन जिले आते हैं, तो ये देखो जिले यहाँ को कौन कौन से आते हैं राजस्थान के मैप, पहले मैप पढ़ना पूरा, ठीक है। तो पूर्वी मैदान ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। अब आता है कि भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ब्राउन, यानी भूरी मिट्टी की बात करें तो यहाँ पाई जाती है भूरी मिट्टी। ये हो गई भूरी मिट्टी, हो गई मिट्टी कंप्लीट। ये हो गई हमारी जो मिट्टी आती है पूरे नक्शे से एक ही बार में क्लियर होगी, सभी रटना पड़ा ही नहीं, पूरी यदि नक्शा याद अपन को तो पूरी मिट्टी एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। ये हो गई भूरी मिट्टी। अब एक प्रश्न और आता है जो कई बार पूछा जाता है, बस वही सबसे टफ है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक आता है नवीन वर्गीकरण, मिट्टी का नवीन वर्गीकरण। नवीन वर्गीकरण की बात करें मिट्टी की तो पहला आता है एरिडोसोल,
एंटीसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल्स। 4 नंबर इंसेप्टिसोल्स। 5 नंबर आता है वर्टिसोल्स। जो अपन के अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड इन्हीं से 500 मिट्टियों से प्रश्न पूछता है। एरिडोसोल में सीधा सीधा याद रखना, यदि एरिडोसोल आ जाए तो याद रखना शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारे पश्चिमी राजस्थान में बात की ना अपने, जो बरुस्थली मिट्टी आती है वो हो गई शुष्क मिट्टी, वो पाई जाती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में। तो ये हो गई कंप्लीट, यानी पहले वाला जो मैप से समझाया है वो पूरा याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गई शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी का आता है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कौन सी मिट्टी होती है? एंटीसोल्स होती है पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी में, भूरी मिट्टी में कौन कौन सी आती है? पीली भूरी मिट्टी। आगे आता है एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स आती है जलोढ़ मिट्टी, जो पूर्व के मैदान में पाई जाती है। आगे आता है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल में आता है आर्द्र मिट्टी। आर्द्र मिट्टी पाई जाती है सिरोही पाली में। सिरोही पाली राजसमंद, सिरोही पाली राजसमंद में पाई जाती है। आगे आती है वर्टिसोल। वर्टिसोल पाई जाती है अपन के जो कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये काली मिट्टी। तो यहाँ हो गई काली मिट्टी। तो ये हो गया काली से हो गया कोटा। यानी सबसे पहले एरिडोसोल। एरिडोसोल्स का मतलब हो गया शुष्क मिट्टी जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। आगे बात करें तो आगे आता है एंटीसोल्स पीली मिट्टी, एल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी, इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी जो सिरोही पाली राजसमंद में पाई जाती है, और वर्टिसोल हो गई कोटा में हो गई यानी काली मिट्टी हो गई। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और आते हैं, उनके बारे में बात करें। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? राजस्थान में। तो कृषि योग्य भूमि अपन की आती है गंगानगर में। गंगानगर में। दूसरा आता है सर्वाधिक पड़ती भूमि, पड़तल जिसे कहते हैं। सर्वाधिक पड़ती कहाँ आती है? तो यह आती है जोधपुर में। अगला आता है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि। सर्वाधिक व्यर्थ जो भूमि आती है अपन के राजसमंद में आती है। राजसमंद में आती है। अगला आता है सर्वाधिक बंजर भूमि। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में। एक आता है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1974-75 में। 1974-75 में। एक आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। 77-78 में। एक आता है कि राजस्थान की कुल व्यर्थ भूमि का, यानी भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? यानी भारत की कुल व्यर्थ भूमि का यदि राजस्थान में प्रतिशत की बात करें तो है लगभग 20%। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये हो गई अपन की मिट्टी। तो राजस्थान की मृदा है, मिट्टी है, सॉइल के बारे में अपने पूरी विस्तार से बात कर ली। आगे की बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।